Good morning, sir. Good Welcome to morning. my welcome to my show of conversations. Thank you. Yes. So, I viewers, also welcome you warmly. thank you so much. That was a really warm welcome. And viewers, today in front of us, we are not having any author, but yes, एक ऑथर के बहुत बड़े फैन हैं उनके मतलब जो राइटिंग से प्रभावित हुए वो इतनी प्यारी एक हमारे सामने एक ऑथर है जिनके बारे में आज सर एक गेस्ट बन के आके डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो ऑथर का नाम मैं आपको बताना चाहूंगी, उनका नाम है सुधा सिकरावर। तो हम आज उनकी ये एक बुक है विहंगनी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैम ने और भी बहुत सारी बुक्स लिखी है, बट वो सब बुक्स एक सरप्राइज रहेगी क्योंकि धीरे धीरे हम सर के साथ आएंगे और सारे सेशंस करेंगे। तो आज हम विहंगनी के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो एक ऐसी बुक है जो पढ़ने वाले के ऊपर एक छाप छोड़ के चली जाती है। आप जिंदगी भर उस बुक के अंदर लिखी कविताओं को, उनके वर्ड्स को याद करोगे आप। तो आगे जाने से पहले, बुक के बारे में डिस्कस करने से पहले, हम सर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सर अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ बताइए। मेरा नाम मंगीलाल पुच्छल है, लेकिन मैंने 91 से जो वर्ल्ड लेवल के होली गुरु है स्वामी महेश्वरानंद जी, मैंने उनसे दीक्षा ली है। यानी आई एम द डिसिपल ऑफ महेश्वरानंद जी, हम्म। परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी, हु एस्टेब्लिश्ड द हेरिटेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और पाली में भी, जो राजस्थान में पाली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर भी उन्होंने एक विश्व स्तरीय ख्याति के रूप में हम कह सकते हैं उसको। तो वो एक आश्रम की उन्होंने स्थापना की है, उसका नाम है गुरुकुल आश्रम। तो ओके। हाँ, तो मैं ये वहीं से जो कुछ भी है प्रभावित हुआ हूँ, और वहीं से मुझे भी लिखना और थोड़ा सा समझना आया है। ओके। तो हाँ, तो मैं वैसे गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम्म। सरकारी सेवा में हूँ। मैं इस समय प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। ओके। सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवली बाबूजी, तहसील रानी, डिस्ट्रिक्ट पाली, राजस्थान में। हम्म। जी हाँ। यस। वाह, ये बहुत ही सही है। मतलब लाइक एक प्रधानाचार्य जो है, एक प्रिंसिपल है, हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो भी किसी देखा जाए तो लेखक से कम नहीं है, क्योंकि कितना कुछ टीचिंग एक ऐसी चीज है जो मतलब हमें आए दिन कुछ ना कुछ सिखाती है। जैसे हम कहते हैं कि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मतलब हर जी। एक में एक कहीं ना कहीं ऑथर छुपा है, बस उसे सामने लाने की, बोलते हैं ना, एक जिज्ञासा है ना, वो अपने अंदर होनी चाहिए। एंड यस, सुधा मैम ने जो ये बुक्स लिख के हमारे अंदर एक, बोलते हैं ना, जादू सा किया है। वो मैं कहना चाहूंगी हर एक व्यूअर को जो ये देखेंगे सेशन, मेरे इंस्टाग्राम पे मैं ये पोस्ट करूंगी, आप ये सब देखेंगे। उनकी लिखावट आपको एक अलग अलग दुनिया में ले जाएगी, क्योंकि वो ऐसी चीजें लिखते हैं जो रियलिटी होती है, जो प्रेम के ऊपर होती है, जो दुख के ऊपर होती है, सुख, जिंदगी के सब माध्यम इसमें कवर किए जाते हैं। तो मैं सही कह रही हूँ सर? यस, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बेशक वो एक उम्दा लेखिका है। जी। ये, हाँ जी। तो अब विहंगनी पे अगर हम आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज पूछना चाहूंगी। जैसे आप मैम की मतलब बहुत ही राइटिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, एंड आप उनके बारे में, बुक के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहते हैं इस सेशन में। तो ऐसा क्या था जो मतलब सुधा जी की बुक्स ने आपको उनके तरफ प्रभावित किया, खींचा, और आप वो बुक्स को आपने परचेज किया एंड उनको रीडिंग स्टार्ट की? ऐसी क्या चीज थी? जी। सबसे पहले तो मैंने इंस्टा पर इनकी बुक का नाम विहंगनी देखा, तो बुक का शीर्षक मुझे भा गया मन को, कि विहंगनी अर्थात जिसके पंख होते हैं, वो एक पक्षी होता है, वो आकाश में उड़ता है। तो ओके। ये किस प्रकार से अपनी ऊंचाइयां भर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं मैं संपर्क करूं और इस बुक को मैं खुद पढूं, हम्म। और फिर इसके बारे में मैं खुद समझूं। तो हम्म। फिर मैंने मंगाई, तो उन्होंने बाई पोस्ट भेज दी मुझे। ये उनकी क्या बात। अनुग्रह है मुझ पर। दूसरी बात ये है कि विहंगनी अ, मेरी नजर में जीवात्मा का नाम है। हम्म। विहंगनी मेरी नजर में एक जीवात्मा है। हाँ जी।
तो जीवात्मा है तो वह किस प्रकार अपने प्रियतम को पाने के लिए अपनी उड़ान भरती है, अर्थात वह साधना रूपी उड़ान है। हम्म। और वह साधना के माध्यम से अपने प्रियतम से भेंट करना चाहती है। और यही उनकी, मैं कहूंगा, ये सभी प्रार्थनाएं हैं, अरदास है। ये सभी जो लेखन में जो कविताएं लिखी है, ये सभी मेरी नजर में प्रार्थनाएं हैं, जो सीधे उनके दिलों और दिमाग की गहराई से निकली हुई चीजें हैं, जो उन्होंने इस काव्य में उसको पिरोया है। ये बात है। वेरी वेल, बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से आपने विहंगनी के टाइटल को और जो विहंगनी में कविताएं हैं उनके मतलब बोलते हैं ना, बहुत ही प्यार से आपने उनका मीनिंग हमारे व्यूअर्स को समझाया है। बिकॉज एक होता है जब एक बोलते हैं ना, एक पंछी उड़ान भरने लगता है तो वो ये नहीं देखता है कि वो किस हाइट तक ऊपर जाने वाला है, आगे जाके उसको क्या मिलेगा, कितने ऑब्स्टिकल्स होंगे वहां पे। बट वो बस वो उड़ान भर देता है। अब जब उड़ान भरता है तो यहाँ पे हमारी सुधा जी है एज अ विहंगनी, उन्होंने जो अंदर पोइट्री के थ्रू जो उड़ान भरी है, वो व्यूअर्स को ये बताना चाहती है कि दुनिया में हर चीज है। आप उड़ान भरोगे तो आगे आपको हर चीज मिलेगी। उस सबको आपको सामना करते हुए आपको अपने जीवन का सार पता चलेगा। जी, उनका जो खास बात जो उनकी पुस्तक के अंदर जो दिखी, वो ये थी कि उन्होंने विहंगनी शीर्षक के माध्यम से जो ये काव्य संकलन किया है और ये हम्म। जो रचनाएं लिखी है, उसमें मुख्य रूप से उन्होंने आध्यात्मिक जो उड़ान है, करेक्ट। उस संदर्भ में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, जो हम्म। आध्यात्मिक उड़ान का जो आधार बनाया उन्होंने, उन्होंने अपने ब्रह्म ज्ञान को बनाया। हम्म। ब्रह्म ज्ञान का मतलब मेरा यह है कि उन्होंने अपने आत्मा का ज्ञान, यानी मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसे आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने काव्य में पौराणिक कथाओं के माध्यम से और ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, अपने अंतस की उजाले के माध्यम से उन्होंने इसको काव्य रूप में लिखा है। एकदम एकदम आपने बहुत ही सही कहा। क्योंकि इसमें सबसे पहले जो मुझे अच्छी लगी है कविता है, मतलब जो अभी आपने कहा है उसी से रिलेटेड ऐसी दो कविताएं हैं कि क्या ढूंढता है मन और क्या खोज रहे हो तुम। यही है तो मतलब जीवन में हमारा सोच, हमारा लक्ष्य, या कहते हैं ना जीवन का हमारी जो इच्छा है, जो हमारे मन में डिफरेंट डिफरेंट जो भी सोच आती है, उस सब इस बुक के जरिए आपको है ना एक आंसर मिलेगा। क्योंकि अगर रीडर उसे उस जरिए से रीड करेगा कि मुझे कुछ तो भी एक आंसर चाहिए उसके थ्रू, तो आपको जरूर उससे मिलेगा। उन्होंने इन रचनाओं के माध्यम से, यानी कि क्या खोज रहे हो तुम, हम्म। और क्यों हो आज विमुख, और विहंगनी का आगमन और उसके प्रश्न, हम्म। इन सभी रचनाओं में मैंने पाया है कि उनकी जो अनुसंधान की प्रवृत्ति है, जो ये खोज की प्रवृत्ति है, वो बड़ी उच्चतम स्तर की है, एकदम एकदम। जो हर एक के पास में नहीं होती है। हम्म। और उन्होंने अ, दूसरी पुस्तकों को भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा छुआ है, और उसमें उन्होंने आसपास के परिवेश के बारे में, सामाजिक परंपराओं और सामाजिक रूढ़ियों के बारे में उसका भी सहारा लेते हुए और उस पर जो है प्रकाश डालते हुए, एक आक्रोश की भावना के साथ में उन्होंने उसको भी उकेरा है अपने एकदम लेखनी के माध्यम से। एकदम एकदम सही कहा। जैसे अभी मैंने जो दो आपको कविताएं का मतलब टाइटल बोला, क्या खोज रहे हो तुम, और जो दूसरा है कि क्या ढूंढता है मन। अब इसमें यही सब है कि मतलब आप जब हंसते हो तो मन हंसता है, आप रोते हो तो मन रोता है, आप दुखी होते हो तो मन भी दुखी होता है। मतलब जी। मैम इतनी डीपली लिखती है ना, मतलब राइटिंग्स उनकी ऐसी है। और सबसे मेन जो बीच बीच में ये फोटोज है, भले वो ब्लैक एंड व्हाइट है ये फोटोज, बट वो बहुत कुछ बता रही है। गहरा संदेश देते हैं, गहरा संदेश दे रहे बोलते हैं हैं। ना, यस, राइट। एक आर्टिस्ट की कला को वो ही इंसान पहचान सकता है जो उसकी कला को बहुत गहराई से देखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक आर्टिस्ट एक डॉट लगा के छोड़ देगा। अब वो डॉट में कितना मीनिंग है वो देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। यही मैं हमारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगी
कि विहंगनी भले ही एक डॉट है, एक आर्टिस्ट के प्लेन कैनवस की डॉट है, बट उसके अंदर जो भी चीजें लिखी है वो आपको उस गहराई में उतर के, सुधा मैम जिस गहराई से उतर रही है वैसे ही आपको वो समझनी है। तो सर, फर्दर और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी इनमें से कौन सी कुछ ऐसी फेवरेट कविताएं रही है जो आपके मन को बहुत भाई है? मुझे इनकी सभी कविताएं अच्छी लग रही है। ये आ, बात तो है, चूज हर करना कविता मुश्किल होता है। बहुत ही गहरी छाप छोड़ती है हम्म। पाठक पर। ऐसा मैंने अनुभव किया है। फिर भी मैंने आ, तीन चार कविताओं को तो बहुत ही अच्छा समझा। हम्म। और संदेश भी बहुत ही विशेष तरीके का जो संदेश दे रहे हैं, वो विशेष तरीके से, मतलब यूं है कि जो अ, अनायास हासिल नहीं होता हर किसी को। करेक्ट। वो उन्होंने उन चीजों को उसमें है, जो कि तो हेलो। इसमें हाँ जी। हाँ, हाँ, आपकी आवाज क्या कट खोज गई रहे थी हो सर। तुम। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आ रही है ना। हाँ क्या जी। खोज रहे हो तुम। तो इसके माध्यम से सुधा जी ने जो अपने शब्दों में कहा है कि मानव स्वयं को भूमंडल का स्वामी होने पर भी, मानव, जितने भी इस पृथ्वी पर जो प्राणी हैं उनमें मानव उस भूमंडल का स्वामी होने पर भी अपने अस्तित्व को भूलकर कस्तूरी मृग की तरह भटकता है, नीरेश, मृग तृष्णा, है यस। ना। तो हाँ, मनुष्य स्वयं असीम शक्तियों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी वह भौतिक संसार में खुशियों को पाने की लालसा में उल्टा फंसता जाता है। हम्म। उसके पास शम, दम, श्रद्धा, उपरति, समाधान और तितिक्षा, ये सठ संपत्ति प्रत्येक मनुष्य को मिली हुई है, गॉड गिफ्टेड है, एकदम सही। ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त है। तो ये षट संपत्ति होने के बावजूद भी वह सुख की अपेक्षा में नीरा भटकता है। करेक्ट। यह आदर्श नहीं, बल्कि उनकी कविताओं में उन्होंने प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक अनुभव को दर्शित किया है और उसका एकदम। दर्शन मिलता है। अग्रीड, यस। मनुष्य जीवन को उन्होंने बोराए मृग की उपमा से संबोधित करके उसकी अज्ञानता के प्रति ध्यान आकृष्ट किया है। लेखन में उन्होंने उपमा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है। पुनरुक्ति अलंकार का मतलब है कि एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करते हुए लेखन में अर्थ को स्पष्ट करना, और उपमा यानी उसको दूसरे के समकक्ष, उसको उपमा दे करके उसका यशोगान करना। तो ये दोनों प्रकार के उसमें। इसी तरीके से उन्होंने लिखा है दूसरी कविता, क्यों हो आज विमुख, यस। क्यों हो आज विमुख। इसमें सुधा जी ने लिखा है कि परम शक्ति जो परमात्मा है वो विभिन्न रूपों में प्रस्तुत, उनको उन्होंने वंदना की है, अपने वंदना के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया है कि आप मनुष्य, यानी वो अपने आप को संबोधित करते हुए अपने लिए कह रही है कि मेरी तरफ आप नजर नहीं आ रहे, उसके जीवन को सार्थकता प्रदान करें, जो कि अभिलाषा रखते हैं या रखती है अपने जीवन को उच्चतम शिखर पर ले जाने के लिए, जो अभिलाषाएं रखती है, तो उनके जीवन पर नजर डालें हम्म। और उनका जीवन मंगलमय करे, उनका जीवन सार्थक बनाए। और जो उनका जीवन का लक्ष्य है, वैसे सुधा जी बहुआयामी प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व के धनी हैं। एकदम। और परमपिता ने समस्त रूपों का प्रस्तुतिकरण, परमात्मा के समस्त रूपों का प्रस्तुतिकरण प्रभावशाली तरीके से और प्रभावशाली शब्दों के माध्यम से, उन्होंने प्रार्थनाओं के माध्यम से, उन्होंने अरदास के माध्यम से लिखी। सही कहा, सही कहा। आपकी जो भी मतलब आपने ये जो मीनिंग्स बताए हैं ना, ये दोनों कविताओं के, मैं टोटली अग्री करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है ना, सिर्फ इसे बुक नहीं कहेंगे, जैसे मैंने कहा है कि मतलब एक गहराई में उतर के लिखी हुई एक ऐसे मतलब उनके अंदर की जीवन की सोच है जो उन्होंने विहंगनी में लिखी है। जैसे कि मैंने कहा व्यूअर्स आप सबको कि मैम की और भी बहुत सारी मैम ने बुक्स लिखी है, तो हमने सर ने हमने वो सब बुक्स पढ़ी है, बट आप लोगों के लिए वो सब एक सरप्राइज रहेगी। बट हाँ, एक एक बुक मैम जो है ना,
बहुत ही गहराई से जीवन का सार बताते हुए, जो भी हम प्रॉब्लम सहन करते हैं या जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, उन सबके माध्यम को रचना उसका करते हुए इस बुक में और हर बुक में मैम ने लिखा है। तो सर मैं सुधा आप। जी को, हाँ जी। जी जी जी, मैं हम्म। बीच में बोल रहा हूँ। नहीं, बोलिए। अगर सुधा जी को समझना है तो विहंगनी को पढ़ लो। एकदम। बट तो भी सुधा मैम को आप समझोगे नहीं विहंगनी पढ़ के भी, जब तक आपके अंदर कहते हैं ना वो प्लेन कैनवस की डॉट को समझने का आप में वो बोलते हैं ना एक जरिया नहीं होगा, या वैसी सोच नहीं होगी, तो कोई नहीं समझ पाएगा। जी। ये तो सर आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी, जैसे विहंगनी है, एक सबसे मेन चीज तो ये है कि मैम ने जो है हिंदी साहित्य में बुक्स लिखी है, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य, लोग मतलब लोगों को रीडिंग करना ही नहीं पसंद है, हिंदी की बुक्स या हिंदी में रचना की हुई किताबें, और ये सब एक तरीके से हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो धीरे 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 पीछे जा रही है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं तो समझता हूँ कि साहित्य अथाह होता है, और साहित्य तो जिंदा है और रहेगा। ये तो है। साहित्य कभी मरेगा नहीं। और भले ही अंधा अनुकरण कर रही है भारत की जनता, पाश्चात्यकरण को अंधाधुंध तरीके से वह उसका अनुकरण कर रही हो भले ही, लेकिन साहित्य की छाप अमिट होती है। और जो भी साहित्य को अपनी आगोश में लेकर के जो इसको इसका रसास्वादन करेगा साहित्य का, वो डेफिनेटली जो है अपने जीवन में जो है प्रगति करता ही रहेगा, और उसका जीवन सर्वोन्मुखी जो है विकास की तरफ अग्रसर होगा, इसमें कोई शक एंड नहीं है। उसका एग्जाम्पल हमारे पास ये है। जी, ये है। एकदम जैसे मैं मैम। और हाँ जी। विहंगनी के बारे में बोलूंगा। हाँ तो जी। उन्होंने एक लिखा है, विहंगनी का सर्वप्रथम आगमन। विहंगनी का आगमन, बिल्कुल सही। जीवात्मा जीवात्मा का अवतरण पृथ्वी पर पहली बार, जिसमें मैं विहंगनी सुधा जी को ही मान लेता हूँ, चल वो भी एक जीवात्मा। हाँ जी। तो पहले उसका आगमन हुआ। दूसरा है फिर उसके प्रश्न, जब वो बड़ी हुई और जब वह उड़ने के लायक हुई, अर्थात उसकी कल्पनाएं बढ़ने लगी, तो फिर जो है उसने अपनी कल्पनाओं के सहारे विभिन्न प्रकार के उसके दिमाग में प्रश्न उठने लगे। उन प्रश्नों की खोज करने के लिए अपने आप में भी उसने डुबकी लगाई, विहंगनी ने। और आसपास के परिवेश में जहां कहीं भी उसको भटकना था, वह राह राह दर दर भटकी, और अपने प्रश्नों को जो है हल करने के लिए भरसक प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने अपनी काया को भी क्षीण कर दिया। ऐसा भी उसमें दर्शन होता है, जो मैंने महसूस किया है। नहीं, तो एग्जैक्टली। उन्होंने हाँ, उसने आगमन, अ, व्यंगनी का आगमन, फिर उसके प्रश्न, और फिर उन प्रश्नों का समाधान, निष्कर्ष, उन्होंने इन तीन जो है शीर्षकों के माध्यम से व्यंगनी के बारे में प्रकाश डाला है। तो मैं, आपकी आज्ञा हो तो फिर मैं इस पर भी बोलूं, आपका आदेश हो निश्चित। तो। बस एक एक प्रश्न मेरा और फिर हम बोलिए। आपको आपको देंगे मौका, आप बोलिएगा। जैसे मैंने कहा कि हिंदी साहित्य में ये बुक लिखी है, ये सब है, तो विहंगनी एक ऐसी बुक है जो बहुत गहराई से सोचने पे हमें, बोलते हैं ना कि मतलब व्यूअर्स या जो भी रीडर्स है जो इस बुक को रीड करते हैं, उन्हें गहराई पे सोचने पे मजबूर कर देती है कि हमारा लाइफ का जो है रीजन क्या है, जीवन का सार क्या है, हमारी लाइफ क्यों है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स क्यों है। जैसे कहते हैं ना, मछली पानी में रहती है तो वो पानी को ही अपनी एक दुनिया समझती है। जी। वो सब बहुत कुछ गहराई से मैम ने समझाया। तो आप इस बुक को आज के जनरेशन, जो आज के फ्यूचर के जनरेशन या फ्यूचर के जो कमिंग जनरेशन के लोग हैं, उनके साथ कैसे लिंक करना चाहेंगे, उनके लिए बुक अ, कितनी मायने रखती है? जी। अ, मैं इस संदर्भ में मेरी अभिव्यक्ति इस प्रकार करता हूं कि आज के जमाने में जो भौतिकवाद है, भौतिकवाद का जमाना है, उस भौतिकवाद के जमाने में जो हमारे प्राचीन मूल्य हैं, वो लगभग गायब होते जा रहे हैं।
एकदम सही कहा। तो विहंगनी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सुधाजी ने प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना की है। और यदि साहित्य के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि कोई भी पाठक अगर इसका पठन करेगा तो निस्संदेह वह जो आज की आधुनिक बीमारियां हैं, जिसमें पहला मैं नाम ले रहा हूं अवसाद, डिप्रेशन, एकदम। तो अवसाद को दूर करने में यह पुस्तक मैं समझता हूं कि बहुत ही कारगर सिद्ध है। वो इस प्रकार कि इस पुस्तक में कई ऐसे सूत्र उन्होंने गहराई के साथ में लिखे हैं। उन सूत्रों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वयं का स्वमूल्यांकन कर सकता है, अंतर्दर्शन के माध्यम से, जिसको इंग्लिश में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी सर। भ्रमित होते हुए भी आप क्या कह रहे थे? वह एक मिनट, आपकी ना आवाज सर कट गई थी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्दर्शन। हम्म। ओके। हाँ जी। तो यह कविताएं उन्होंने विहंगनी के माध्यम से आज की नई पीढ़ी के युवा लोगों को अपने भविष्य निर्माण के साथ साथ प्राचीन मूल्यों को अपनाने के लिए, और जो आज के जमाने की छोटी मोटी जो बीमारियां हैं, मानसिक रोग, मैं इस समय ये भी कहूंगा कि सुधा जी का जीवन योगमय जीवन भी है, वो योगी भी है। तो योग यानी कि उन्होंने अपने जीवन में योग को भी अपनाया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। तो योग से निरोग रहने का भी वो संदेश दे रहे हैं। एकदम तो सही। मानसिक और भौतिक दोनों उत्थान इस पुस्तक के माध्यम से मैं समझता हूं होगा, जिन पर मैं समझता हूं कि ये उनके लिए लाभदायक होगी। जरूर जरूर सर। एज सच मैंने भी जब ये बुक रीड करी थी, तो यस, मैंने भी यही यही क्वेश्चन, यही आंसर्स और यही सब मेरे माइंड में भी ये सब चीजें आई थी। बट जब एज अ बहुत गहराई की है ये पुस्तक, यस, बहुत गहराई से लिखी हुई है, बहुत गहराई से बहुत लिखी हुई है। बहुत। और जब एज अ पुस्तक पढ़ी आप। उन्होंने ब्रह्मांड, हेलो हम्म, मैम, उन्होंने ब्रह्मांड, तारे, नक्षत्र और जो रहस्य है ब्रह्मांड के, उनसे भी संबंधित अपने आप से प्रश्न किए हैं उनकी खोज में। उन्होंने कई चीजें खोज करते हुए कई उन्होंने अभिलाषाएं की है जो कविता में लिखी हो ना। हाँ बोलिए। बहुत। एकदम एकदम सही कहा आपने, एकदम सही। मैं आपकी सब बातों को टोटली अग्री करती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा, अगर आपको अपने डिप्रेशन से बाहर आना है, तो ये जरूर है कि मतलब बोलते हैं ना, आप किसी रीडिंग से जुड़िए, और वो रीडिंग ऐसी होनी चाहिए जो आपको अपने जीवन का महत्व बताती है। और मैम की यस। सरल कविता है, अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो वेरी स्वीट सिंपल एंड इजी पोएम्स जो मैम ने लिखी है, वो हर एक बंदा पढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आप बुजुर्ग हो, आप टीनेजर हो, हर एक के लिए उसका एक अलग मीनिंग है। एक टीनेजर के लिए उस पोएम्स का अलग मीनिंग है। एक 30 क्रॉस पर्सन के लिए एक अलग मीनिंग है, एक ओल्ड एज के लिए अलग मीनिंग है। मगर हर एक पोएम आपको अपने जीवन का महत्व बता के जाएगी। तो ये सर, जी। आपकी नेक्स्ट पोएम्स जो आप कहना चाहते हैं वो बताइए, कौन सी जो आपने कहा था मुझे पसंद है बहुत में से कुछ। अब जो खास जो अब टाइटल है पुस्तक का, विहंगिनी, हाँ उस जी। पर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यस। जैसे उन्होंने लिखा है, विहंगिनी का आगमन और उसके प्रश्न और फिर निष्कर्ष। तो विहंगिनी अपने प्रियतम से अपने आत्म उत्थान के लिए, विहंगिनी अभिलाषा प्रकट करती है अपनी प्रियतम से भेंट करने के लिए, समागम करने के लिए इस लौकिक संसार से। विहंगिनी आहत होकर के, दुखी होकर के निज स्वरूप की पहचान और खोज करने के लिए जीवन पर्यंत अविराम भटकती रहती है। वो भटकाव अभी बंद नहीं है।
एकदम। दिग्भ्रमित होकर जीवन के लक्ष्य को पाने में असमर्थ होकर प्रियतम से उपालंब करती है, शिकवा शिकायत करती है। मन के तीव्रतम वेग को, जो आज के जमाने में यह एक मनोरोग है सभी के लिए, हम्म। मन के वेग को हर एक के पास में रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं है। ये तो बात तो वो बिल्कुल सही इस कविता में है, वो मन को नियंत्रित करने के लिए। है। तो मन को ये तीव्रतम वेग को नियंत्रित करने पर प्रियतम को वह उलाना देती है। अद्भुत प्रश्नों के आधार पर विहंगनी पात्र के माध्यम से कवयित्री ने निजी जीवन के आध्यात्मिक दर्शन का रहस्य उद्घाटन किया, जो विलक्षणता लिए हुए हैं, विचित्रता लिए हुए हैं, अनोखापन लिए हुए। विहंगनी और उसका मंथन। अब विहंगनी आई, जीवन उसको मिला, फिर उसने अपने जीवन में क्या मंथन किया वो भी उन्होंने लिखा है। जीवन के बसंत जीवन के बसंत समय के साथ साथ वर्ष प्रतिवर्ष व्यतीत होते जा रहे थे विहंगिनी के। विहंगिनी अब भी अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतीक प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न को मानस पटल पर संजो करके अनवरत अनुसंधानरत है। विहंगिनी अभी भी, उसकी जिज्ञासा शांत नहीं, अभी भी वह अनुसंधानरत है, खोज में लीन है। आत्मस्वरूप की खोज में विचरण करती रही वो। जीवन में अनेक प्रकार की सम और विषम परिस्थितियों से वह भेंट करती हुई तो उत्साहित भी होती है। सामाजिक परंपराओं और धार्मिक किंवदंतियों कर दिया, सामाजिक बंधनों ने भी हताश किया, फिर भी वह अनवरत आगे। समय के बल के सामने निर्बल नहीं बनाई, अपने आप को निर्बल नहीं बनाया, सबल बनी वो, और आज भी वो सबल है। समय स्वयं निर्बल और शक्तिहीन खुद आकर के मौन याचक बन करके स्तब्ध खड़ा रह जाता है विहंगिनी के सामने। इतनी वह अटल और दृढ़ निश्चयी है अपने कर्तव्य के प्रति। इस एकदम। समय भी उसको झुका नहीं पाया, समय भी झुका नहीं पाया, है ना। अदम्य साहस से पूरित हो चुकी विहंगिनी ने अंततः निज स्वरूप का शिलाखंड पर ध्यान अवस्था में साक्षात्कार करने के बारे में भी उन्होंने लिखा है। संपूर्ण जीवन में अपराजित रही, डट करके सामना किया उन्होंने परिस्थितियों का। विहंगनी को अद्भुत संदेश विहंगनी का अद्भुत संदेश पाठक गणों को मिलता है। उसके बाद में विहंगनी की अंतिम बात जो मैं बोल रहा हूं, वो है विहंगनी का निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑफ विहंगिनी। विहंगिनी ने अपने तन को तपश्चर्या से भस्मीभूत करते हुए खूब तपस्या की विहंगिनी ने। भाई इतनी लंबी उड़ान भरी है प्रियतम से मिलने की, तो यह सबसे दुर्गम और सबसे कठिन मार्ग है ये भारत के आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं ये सबसे कठिन मार्ग है। लेकिन असंभव ये भी नहीं, कठिन जरूर है। अगर सही साधना करे, सही मार्गदर्शक मिले तो ये संभव है। तो विहंगनी ने अपने तन को तपस्या के माध्यम से भस्मीभूत करते हुए जीवन के सत्य की वास्तविकता से परिचय करने हेतु निरंतर साधना पथ पर अग्रसर होती रही। जीवन और मृत्यु के अनंत मिलन में उन्होंने कहा है, विरह ही विरह है, सेपरेशन है, अलगाव है। कवियत्री ने जीवन चक्र को प्रकृति के विभिन्न आयामों के द्वारा, प्रकृति की बहुत सारी चीजें, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, है ना, तो विभिन्न आयामों के द्वारा जीवन को शून्य सार बताया है। यदि वह शून्य में उसका आगमन हुआ है, शून्य से आगमन हुआ और शून्य में ही वह अपने आप को विलोपित करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, उसमें समा जाना चाहती है शून्य में। बहुत उच्च लक्ष्य है उनकी कविता, शून्य से शुरू और शून्य पर खत्म। उसके बाद में उन्होंने कहा कि जहां चाह वहां राह होती है। विहंगनी पूर्ण मनोयोग से
विकल होकर के अपने प्रियतम से साक्षात मिलन करने के पश्चात तद अनुरूप वह उसमें एकाकार होना चाहती है। कैसे एकाकार? जिस प्रकार की समुद्र के साथ बूंद का मिलना, इस प्रकार एकाकार होना चाहती है। यही व्यंगनी का सार था, जो मैंने अपने शब्दों में आपको वेरी ये ब्यूटिफुली बताया। सर। मैं कहूंगी जिस तरीके से मैम हैज रिटन द बुक इन रॉ एंड ऑनेस्ट वे, उसी तरीके से आपने बहुत ही प्यारे तरीके से इस बुक के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया है, बहुत सरल तरीके से और अपनी गहराइयों में उतर के, जैसे मैम ने ये बुक लिखी है, आपने उसी तरीके से ये बुक का सार हमारे व्यूअर्स के सामने प्रस्तुत किया है। एंड वी आर रियली वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आपने अपना टाइम स्पेंड किया, आप यहाँ पे आए और विहंगनी के बारे में हमें इतना कुछ बताया। तो व्यूअर्स, जो भी आप ये सेशन देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि द बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon. प्लीज गो एंड गेट योर कॉपीज एंड यू आर रियली गोइंग टू लव दिस बुक बिकॉज इट इज अ बुक टू फेल इन लव फॉर। तो सर, थैंक यू सो वेरी मच। आप आए आज संडे सुबह मॉर्निंग, आपने टाइम निकाला एंड हमारे लिए ये विहंगनी के बारे में इतना कुछ कहा। एंड सबसे ज्यादा थैंकफुल हम सुधा मैम को है, जिन्होंने ऐसी बुक लिखी है। तो हम चाहेंगे मैम आप और बहुत सारी ऐसी बुक लिखते ही जाइए, लिखते ही जाइए। तो थैंक यू सो मच सर। मेरा मेरा एक और निवेदन है कि मैं सब सर्वप्रथम तो सुधा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा हाँ कि जी। अगर उन्होंने इस पुस्तक को नहीं लिखा होता तो मैं अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो इंटरव्यूअर है, अरे सर, थैंक यू सो मच। श्रीमती तनवीन जी, तो उनसे भी आज मेरा ये जो है इस जूम के माध्यम से मिलन नहीं होता। तो मैं आप दोनों का आभारी हूँ कि आपने थैंक मुझे यू सर, थैंक यू यहाँ सो तक मच सर। यहाँ तक आने का मौका दिया। पुनः दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बस सर, ये तो पहला सेशन है, अब और भी हमें सुधा मैम के बुक के साथ आना है और ऐसे और सेशन करने हैं। तो जल्दी मिलेंगे सर आपसे। संडे एंजॉय जी कीजिए। थैंक यू सो मच जी। सर, टेक केयर। थैंक यू। बाय। थैंक यू। बाय। थैंक यू।